हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के दो यूज हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हम स्टडी करेंगे यूज 3 टू डिराइव रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। इससे पहले जो दो यूज थे, पहला था टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए गिवन इक्वेशन, दूसरा था टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, और तीसरा है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को डिराइव करना। चलिए इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम डायरेक्टली एक एग्जांपल के साथ करते हैं। मान लीजिए कि हमें एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन डेराइव ए रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम with length of the pendulum L, length of the pendulum L and acceleration due to gravity G। मान लीजिए हमें क्वेश्चन गिवन है कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला उसके लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ निकालिए। अब हमें ये नहीं पता है कि टाइम पीरियड लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर कैसे डिपेंड करता है, और मान लीजिए हमें अगर पता भी है तो भी हम इस रिलेशन को डिराइव कैसे करें। पिछले वीडियोस में हम इस रिलेशन की एक्यूरेसी वगैरह चेक कर चुके हैं। अब हमें ये फार्मूला डिराइव करना है। अब ये तो हमें चलो बाई चांस पता है, अगर हमें नहीं पता हो तो हम क्या करें, क्या तरीका क्या है। सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। नंबर एक, किस चीज के लिए फार्मूला पूछ रहा है? टाइम पीरियड के लिए पूछ रहा है, फाइन। किस किस के साथ पूछ रहा है? लेंथ L और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G के साथ पूछ रहा है। चलिए इसे हम हटा देते हैं, मानकर चलते हैं हमें कुछ नहीं पता। तो हमें क्या करना होगा, हमेशा आप एक ही तरीके से काम करेंगे। स्टेप 1 में आप मान लेंगे लेट, जिस चीज का फार्मूला डिराइव करना है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोई एक क्वांटिटी उसकी पावर A, कोई दूसरी क्वांटिटी उसकी पावर B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने मान लिया कि टाइम पीरियड लेंथ की पावर A और G की पावर B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम A और B निकाल लें तो डेफिनेटली हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दें, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे और एक कांस्टेंट लग जाएगा हमारे पास K, लेंथ पावर A, G पावर B। इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसके बारे में भी हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल ले लिया हमने दोनों क्वांटिटीज की, और फिर हमने एक कांस्टेंट लगा दिया। स्टेप 2 में आप क्या करें, अब क्योंकि जो चीज हम मानकर चले हैं तो डेफिनेटली वो सही होगी। अगर वो सही है, एक्यूरेट है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि उसकी डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए। इट मींस लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशंस के बराबर होनी चाहिए। तो चलिए डायमेंशंस को बराबर रख देते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, आपको मेरी तरह शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड की डायमेंशन क्या है? m0 l0 t1, क्योंकि ये टाइम है, इक्वल टू k। इट इज ए डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ये एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा, इसलिए इसकी डायमेंशन m0 l0 t0। चलिए लेंथ, लेंथ है तो l पावर 1, इसके ऊपर क्या पावर है? A। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन, मास पावर 0, l पावर 1, t पावर -2, ऊपर पावर B। हमने क्या किया, सिंपली सभी टर्म्स की डायमेंशन लिख ली। टाइम पीरियड की डायमेंशन लिख ली, इधर लेंथ और एक्सेलरेशन की डायमेंशन मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब लेफ्ट साइड में है m0 l0 t1 और राइट साइड में m की पावर है 0, 0 को B से मल्टीप्लाई किया, 0 ही रहा। लेंथ, लेंथ की पावर 1 को A से मल्टीप्लाई करें तो बन गया A, 1 को B से मल्टीप्लाई करेंगे बन गया B। A और B दोनों हैं तो आपने इन्हें ऐड कर दिया। एक्चुअल में ये है l पावर A l पावर B। तो जब बेस सेम हो और पावर गिवन हो तो पावर जुड़ जाती हैं, तो A प्लस B हो गया। सिमिलरली टाइम यहाँ है नहीं, यहाँ पर है -2 इंटू B यानी -2B। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि डायमेंशन बराबर है, यानी मास की डायमेंशन मास के बराबर है, लेंथ की पावर्स लेंथ के बराबर है और टाइम की पावर्स टाइम के बराबर है। तो 0 बराबर 0 लिखने का कोई फायदा नहीं। A प्लस बी बराबर 0, A प्लस बी बराबर 0। ओके,
और -2b बराबर 1। तो -2b अगर 1 के बराबर है तो यहां से b आ गया हमारे पास -1/2। b कितना आ गया -1/2। ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, a -1/2 इक्वल टू 0। तो -1/2 को इधर ले आइए तो a की वैल्यू आ गई +1/2। तो हमें a और b मिल गए। जैसे ही आप a और b मिल जाते हैं तो स्टेप 3 में आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए उसी इक्वेशन में। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो चलिए t बराबर आ गया k लेंथ पावर a मीन्स हाफ, g पावर b मीन्स -हाफ। -हाफ को नीचे ले जाइए, ये बन गया k लेंथ पावर हाफ डिवाइडेड बाय g पावर हाफ। अब दोनों की पावर हाफ है, उसे हम इकट्ठा करके लिख देते हैं लाइक दिस। और पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट। तो ये आ गया t इज इक्वल टू k अंडर रूट l बाई जी। t इज इक्वल टू k अंडर रूट l बाई जी। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज t इक्वल टू k रूट l बाई जी। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस k की वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस की भी किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं बताता है। ये डायमेंशनल एनालिसिस की कमियां हैं। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जानकारी हमें नहीं देता। तो अगर हमें k पता है तो पुट कर दीजिए, अगर नहीं पता है तो ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर इफ यू डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ k। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हमें वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी तो आप वो वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है और आपको पता है तो वो पुट कर दीजिए। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस फार्मूले के बारे में। यहाँ पर होता है 2 पाई, तो इस k की जो वैल्यू है उसे हम पुट कर देंगे 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। तो ये बन गया हमारा फार्मूला। देखिए कई बार बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि ये वैल्यू हमें कैसे पता होगी। जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे फार्मूले हम यूज़ करेंगे और वो फार्मूले हमारे माइंड में रहने लग जाएंगे। जिस प्रकार मुझे ये वैल्यू पता है कि k बराबर 2 पाई है, वैसे ही धीरे धीरे ये बात स्टूडेंट्स को भी पता चलेगी। ये कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस हमें नहीं बताता। चलिए, इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ कमियां हैं। तो हम बात कर लेते हैं आपको करने वाले आगे क्वेश्चंस की और डायमेंशनल एनालिसिस की कमियां क्या हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो जो मैंने तरीका बताया है ठीक उसी तरीके से आपको क्या डिराइव करना है, आपको डिराइव करना है रिलेशन, डिराइव द रिलेशन फॉर centripetal force represented by F with mass of a body M moving in a circle of radius R with velocity V, with velocity V। तो आपको क्या करना है, डेराइव द रिलेशन फोर्स। सबसे पहले आपको किसका फार्मूला निकालना है, फोर्स का। किसके साथ, मास m के साथ, रेडियस r के साथ और वेलोसिटी v के साथ। यानी आपको फार्मूला चाहिए फोर्स का मास वेलोसिटी रेडियस के साथ। क्वाइट सिंपल, स्टेप बाय स्टेप करें। सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लें, पावर लिख ले ABC। अगले स्टेप में प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगा दें। अगले स्टेप में दोनों की डायमेंशन लिख ले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। फिर मास, लेंथ और टाइम की जो डायमेंशंस आएंगी उन्हें इक्वेट करें, ABC की वैल्यू निकालें और वापस इसमें पुट कर दीजिए और आपको फार्मूला मिल जाएगा। तो आपका जो फार्मूला आप जो भी डिराइव करें, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, डिराइव करके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आप उसे ग्रुप में भेजें, मैं उन्हें चेक करूँगा और आपको रिप्लाई दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आपका होमवर्क। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशनल एनालिसिस जो हमने पढ़ा है उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं। देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस में एक कमी तो ये है, पहला यूज क्या था, एक्यूरेसी चेक करना। ये सिर्फ डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक करता है, इट ओनली चेक डायमेंशनल एक्यूरेसी, इट डज नॉट टेल अस अबाउट whether the quantities are to be added or subtracted। मान लीजिए हमने लिखा है c इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर मैं इस प्लस की जगह माइनस लिखूं तो भी हमें ये बताएगा कि डायमेंशनली ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ डायमेंशनली बताता है।
तो यानी किसी के भी आगे आप प्लस माइनस कुछ भी लगाए, इस प्रोसेस से हमें ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ साइन प्लस आना चाहिए कि माइनस आना चाहिए। तो पहली कमी ये, इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट वेदर ए टर्म इज टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सबसे पहली कमी। दूसरी, जो कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाई में है आप उसे चेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है। इसकी जगह अगर मैं 4 लगा दूंगा तब भी ये कहेगा कि ठीक है, जबकि ये वास्तव में ठीक नहीं है। तो ये हमें, इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट द कांस्टेंट विच इज टू बी मल्टीप्लाइड विद एनी टर्म, किसी नंबर के साथ, किसी टर्म के साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होना चाहिए उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। नेक्स्ट, जब हम कोई भी रिलेशन डेराइव करते हैं तो रिलेशन डेराइव करने के लिए हमारे पास कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज की हम पावर्स यूज करते हैं, मास, लेंथ और टाइम की पावर्स यूज करते हैं। तो जनरली हम 3 फिजिकल क्वांटिटीज वाले ही फार्मूला इससे डेराइव कर सकते हैं, यानी 3 से ज्यादा अगर फिजिकल क्वांटिटीज हों तब उस फार्मूले को डिराइव करने में हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी और कुछ फार्मूले हैं जो हम इससे हम डिराइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s लाइक दिस, ये हमारे पास कोई फार्मूला है। इस टाइप का फार्मूला हम इससे डिराइव नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ इस टाइप का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं जिसमें लेफ्ट साइड में भी एक ही टर्म हो और राइट साइड में भी एक ही टर्म हो। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक टर्म है और राइट साइड में टोटल 2 टर्म्स हैं, तो इस टाइप का फार्मूला हम इससे डिराइव नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिराइव द फार्मूला इन विच देयर आर मोर देन 1 टर्म्स इन आइदर साइड ऑफ इक्वेशन। किसी इक्वेशन के किसी भी साइड में अगर एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो वो फार्मूला हम यहाँ पर डिराइव नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ कमियां हैं इस सिस्टम की। वो कमियां क्या थी अभी अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इसके साथ ही हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का जो टॉपिक है वो भी खत्म हो चुका है। तो पहली यूनिट में हमने पढ़ा यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर यूनिट्स के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट्स। उसके बाद डायमेंशंस पढ़ी, फिर डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशंस पढ़ी। उसके बाद क्वांटिटीज़ को 4 भागों में बांटा हमने, डायमेंशनल कांस्टेंट, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। फिर हमने डायमेंशनल एनालिसिस स्टडी किया। अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।